शर्म नहीं आती इस सरकार को? ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दोस्तों क्या गजब का धोया है, क्या गजब का भाषण किया है। देखो, आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए, आपने शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? दोस्तों सरकार सिर्फ दिखाना चाहती है कि वो गंभीर है, लेकिन असलियत में बिल्कुल गंभीर नहीं है। साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। वास्तव में ये सिर्फ एक दिखावे का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। दोस्तों 2024 में जो बिल लाया था उसमें कितनी गड़बड़ियां है, सरकार कितनी गंभीर है, आपको आगे वीडियो देखने से पता चलेगा। बहुत ही प्रूफ के साथ गोगोई साहब ने अपनी तैयारी की है और सरकार को बेनकाब करने का काम किया है। पहले पूरा वीडियो जरूर देखो। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था, 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है।
अगर कानून इतना ही मजबूत था तो फिर आज 2026 में पेपर कैसे लीक हो गया, ये सवाल है। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने राष्ट्र प्रथम धर्म प्रथम कह के 2014 को इनको गद्दी पर बिठाया था। फिर इन्होंने किया क्या? मंदिर चोरी, चढ़ावा चोरी, पेपर चोरी, हर तरफ लूट मची है। तो ऐसे में कैसा राष्ट्र निर्माण होगा? ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले कौन सा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं? ये मेरे जैसे एक सच्चे सनातनी को समझ नहीं आ रहा है। एक सच्चा हिंदू होने के नाते मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम राष्ट्र का निर्माण करें तो कैसा करें, और ये कौन सा भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए हमें अगर राष्ट्र का निर्माण करना होगा तो हमें सच का साथ देना होगा। आज जो गौरव गोगोई जो भाषण कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्ची बात है और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। आगे देखो, गोगोई साहब ने जो बताया है वह इतना महत्वपूर्ण है अपने भारत के देश के भवितव्य के लिए, अपने बच्चों के भवितव्य के लिए। उनकी हर एक बात शांतिपूर्ण तरीके से सुनो। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है। 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। दोस्तों, हर तरफ चोरी है, हर तरफ धांधली है, हर तरफ झूठ है, हर तरफ इनका तमाशा है। अब करे भी तो क्या करे, कैसे करे, कैसे देश को बचाए, इसके बारे में सोचो जरा। आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, ये चेयरमैन है, उसकी तो एक अलग ही कहानी है, अलग ही इतिहास है, केवल धांधली का इतिहास है। वह जिस जगह पोस्टिंग था, हर जगह उसने धांधली की है। और ऐसे आदमी को चेयरमैन कैसे बनाया गया, ये सवाल है। और इसका जवाब देगा कौन? असली सवाल ये है। उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है। आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। महत्वपूर्ण विभाग है, मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की। आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो,
हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और DU, IIT, JNU कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाले चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे। दोस्तों, एक राष्ट्रभक्त कैसा होना चाहिए? दोस्तों, एक इस भारत माँ का एक सपूत कैसा होना चाहिए? आंख में पानी आ गया ऐसा भाषण है ये, पूरा सुनो। कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग का। आपकी शिक्षा के प्रति जो उनका, आपकी जो नीति है, वो सिर्फ एक उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा। आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही है, आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है, आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए हैं। आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सब ने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए। सब ने अपने शिक्षा की मांग। दोस्तों, जो अपने ही बच्चों का दुख ना समझे वो कैसी माता होती है, वो कैसा पिता होता है। और सरकार को हम माता पिता के रूप में समझते हैं। देखो, किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश हैं, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। दोस्तों, युवाओं का दर्द कौन समझेगा, कौन जानेगा? विद्यार्थियों का दर्द क्या है, गरीबी का दुख क्या है, गरीबी का दर्द क्या है, ये RSS वाले कभी नहीं समझेंगे। पहले तो मैं भी एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते इनको भूल गया था, लेकिन इनके भूल को मैं भूल गया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है इनको हमारे बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, भारत के भविष्य से इनको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने बड़े बड़े ऑफिस बनाने हैं, सिर्फ चंदा चोरी करना है, सिर्फ भारतीयों को लूटना है, सिर्फ हिंदुओं को लूटना है। और जो संगठन हिंदुओं को लूटता है, मंदिरों को लूटता है, युवाओं को लूटता है, हमारे देश के भवितव्य को लूटता है, तो आप सोचो तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? हमें सबको मिलकर जो भी काम अच्छा करेगा, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, आप में हो, या सपा में हो, या अन्य पार्टी में हो, शिवसेना में हो, उसको हमें साथ देना है। जो हमारे लिए कोई भी ना पक्ष हमारा है, ना भाजपा हमारा है, ना कांग्रेस हमारा है। हमारा कौन है? जो सच बोलेगा, जो सच के लिए लड़ेगा, जो देश के लिए लड़ेगा, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम होगा, जिसके लिए धर्म प्रथम होगा, जिसके लिए हमारे बच्चों का भवितव्य प्रथम होगा, जिसके मन में खोट नहीं है, जिसके मन में बच्चों के लिए, देश के लिए प्यार है, जिसको सही मायने में लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। ये जो लोग सोचते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए हमें समझना होगा,
असली देश की समस्या क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए ये भाषण बहुत ज़रूरी है। उन्होंने याद किया सावित्री बाई फुले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले में जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है। ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्री बाई फुले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने बाग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया। हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई के रात को आए। वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? कि उनको दुख हुआ। उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं मैं देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्यों? क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा, खून से लथपथ उसका चेहरा। उस समय भी पुलिस को ललका रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में, जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हैं बच्चे, ये है वो बच्चे और जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है, डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है, वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उस गुरुद्वारों को के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी देश की खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सब ने बोला कि लोकतंत्र के साथ, संविधान के पक्ष में आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक
बेटन का इस्तेमाल किया। हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। धन्यवाद गौरव गोगोई, क्या स्पीच दिया। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं ऐसा लगता आज ये है बिल क्यों सुनते आया है? हैं ये बिल क्यों आया है? एक ही बिल है, कितनी बार बिल क्यों आया है? गौरव ये बिल क्यों गोगोई आया है समझना आज चाहिए। बिल ये जीत बिल लिया। इसलिए आया है मेंबर ऑफ कि गृह पार्लियामेंट मंत्री के हो द्वारा तो कैसा हो, भेजी हुई गौरव पुलिस लोगों के गोगोई हौसले जैसा को कुचल हो। नहीं पाई, और इसीलिए ये इसलिए बिल आया। आप भी जब आपने वोटिंग उस करने धरना को खत्म जाएंगे नहीं कर तो पाया, ध्यान में रखो इसलिए ये बिल आया है। कि किसको हमने चुनना देखा है। ना सिर्फ दिल्ली में, हमारा जो बिहार एमपी में होगा हमने AK-47 का इस्तेमाल उसमें किया। सेंस ये है नौबत क्या, है। उसके पास एजुकेशन ये का नौबत नॉलेज है। है क्या, हमने उसके लिए इसीलिए- देश के लिए प्रेम है क्या, इसीलिए मैं उसके लोगों लिए का धन्यवाद राष्ट्र करना प्रथम चाहूं। है क्या, और धरना ये प्रदर्शन सब कार्य के साथ बातें है। ध्यान में रखना जिन्होंने जरूरी कहा, है, तभी वोट जिन्होंने एक करें। और हमें बहुत ही हमारा खूबसूरत जीत देश याद का दिलाया, भवितव्य दिनकर का। अंधकार में है। अब जो सिर कुछ पर आग चुने पड़े चुने नहीं डरना है। एमपी है, जन्म में कुछ है थोड़े तो बहुत दो एमपी बार है नहीं जो मरना है। देश के बारे में ये सोचते जो हैं, लोगों ने आज एजुकेशन जो के बारे में संदेश सोचते हैं, दिया है, बच्चों के लोकतंत्र में बारे में दोबारा सोचते उन्होंने हैं। आज हमारे और ऊर्जा इसलिए जो दी है, हमारे ये इसके गोगोई लिए साहब सारे हैं। विपक्षी दल, धन्यवाद हम गोगोई भारत के साहब, युवा समाज के आपका साथ है, जितना छात्र भी समाज धन्यवाद के साथ है, करें, वे सारे जिन्होंने बहुत कम संघर्ष है। किया उनके और साथ है। इसीलिए और आज हमारे भी हम चैनल चाहते हैं को कि लाइक गृह करें, मंत्री शेयर आए करें, और सब्सक्राइब सदन के करें अंदर बोले और कि क्यों आपने राष्ट्र प्रथम पुलिस के द्वारा न बच्चों पर भूलें। ये दुर्व्यवहार किया, राष्ट्र प्रथम। बच्चों जय के हिंद। पर